हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही है और मनी एंड बैंकिंग करके एक यूनिट है आपके सिलेबस में, वो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग एंड मनी ये एक यूनिट है और यहाँ से एग्जाम में 6 मार्क तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ बैंकिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। तो बैंकिंग में ये जो पूरा चैप्टर है ना, बैंकिंग चैप्टर, बैंकिंग में 2 तरह के बैंक्स के बारे में हमें पढ़ना है। एक है जी कमर्शियल बैंक्स और एक होती है सेंट्रल बैंक। इन दोनों बैंक्स के बारे में हमें पढ़ना है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, कमर्शियल बैंक क्या है, क्या करती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सेंट्रल बैंक के ऊपर। तो बेसिकली जो पूरा बैंकिंग वाला चैप्टर है ये भी दोस्तों में डिवाइड कर सकते हो आप, कि एक हिस्सा जो है वो कमर्शियल बैंक को डिस्कस करता है और जो दूसरा है वो सेंट्रल बैंक के फीचर्स और उसके बारे में आपको बताएगा। चलिए खैर, सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सर, इससे पहले तो आप हमें ये बता दें कि बैंक का क्या मतलब है। आप सब लोग जो है, आप सभी लोगों ने इंटरैक्ट तो किया ही होगा बैंक के साथ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी सिलसिले में आपको बैंक से जुड़ना पड़ा होगा, जरूरत रही होगी। तो आपको, मेरे ख्याल है सबको ये बात समझ आती है कि बैंक का क्या मतलब होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट को कि बैंक का क्या मतलब है। देखिए, बैंक क्या है ना, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? देखो, जो भी इंस्टीट्यूशन पैसों में डील करता है, ठीक है, उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो बैंक क्या है? बैंक पैसे में डील करता है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, करेक्ट। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या करता है ये? इट प्रोवाइड्स लोन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है। किसको देता है? पब्लिक को। अच्छा सर, और पब्लिक से ना डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट मतलब सर, मतलब उनको अगर पैसा जमा करवाना है तो बैंक वो एक्सेप्ट भी करेगा और जरूरत पड़ने पे पब्लिक को लोन भी प्रोवाइड कराएगा। तो इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स लोन टू दी पब्लिक। और कई दफा ना जो इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। वो सेकेंडरी चीज है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करता हो और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हो पब्लिक से, उस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कहते हैं। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता। बैंक सिर्फ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 2 काम करते हो एटलीस्ट। देखिए, ये जो 2 काम है ना, ये जो 2 मेन एक्टिविटीज हैं, इनका परफॉर्म करना जरूरी है। इनको हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं किसी भी बैंक का। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लोन देता हो सिर्फ और सिर्फ, तो उसको हम बैंक नहीं कह सकते। या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है पब्लिक से लेकिन उनको लोन प्रोवाइड नहीं कराता, वो भी बैंक नहीं है। तो बैंक के लिए सीधा अगर मैं कहूं तो 2 कंडीशन है भाई साहब। कि कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये कि लोन भी ये दें और पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करें। जो भी इंस्टीट्यूशन लोन देता हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हो, सिर्फ उसी को आप बैंक कहेंगे। अदरवाइज, जैसे सपोज कोई इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ लोन प्रोवाइड कराता है, या कोई इंस्टीट्यूशन है सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो वो बैंक नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, लेकिन बैंक नहीं कहलाएगा। तो बैंक कहलाने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंक कहलाने के लिए ये जरूरी है कि वो दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। अच्छा सर, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। क्या किसी बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बैंक, तब भी बैंक कहलाएगा क्या? जी बिल्कुल। अगर बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बैंक का मेन काम क्या है? बैंक का मेन काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना। ये 2 काम एटलीस्ट होना चाहिए सो दैट हम उस इंस्टीट्यूशन को बैंक कह सकें। अगर इनमें से कोई एक काम हो रहा है या एक भी नहीं हो रहा, तो वो बैंक नहीं है। समझ आ गई बात? जैसे आपने सुना होगा, आपने LIC के बारे में सुना। अब LIC क्या करता है? LIC जो है लोन प्रोवाइड कराता है या मान लीजिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो LIC इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बैंक नहीं है। इसके अलावा आपने सुना होगा, उसका तो एडवर्टाइजमेंट भी आता है टीवी वगैरह पे, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस क्या करते हैं? सर, लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो लोन प्रोवाइड कराते हैं तो क्या हो गया? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है। बात समझ आ रही है? तो पॉइंट इज दैट कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी लोन प्रोवाइड कराता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसको हम बैंक कहते हैं। अच्छा, अगर ये काम कोई भी बैंक
प्रॉफिट के उद्देश्य से करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए करती है, तो हम उसको क्या कहेंगे सर? तो हम उसको कहेंगे कमर्शियल बैंक। समझ आई बात? बैंक क्या है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट दैट प्रोवाइड्स लोन। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक मतलब any financial institution that accept deposit as well as provide loan with the purpose of maximizing profit। ओके सर, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा ना, वो बेसिकली कमर्शियल बैंक कहलाएगा, अगर वो लोन भी देता हो, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता हो। अब देखिए कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करती है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ ना, हालांकि मैंने भी पढ़ाया नहीं है सेंट्रल बैंक, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट करें कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या है, तो एक मेजर डिफरेंस क्या है ना, कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट जो डीलिंग होती है वो पब्लिक के साथ नहीं होती। हालांकि सेंट्रल बैंक बहुत सारे काम ऐसे करता है जो पब्लिक को अफेक्ट करेंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, पब्लिक के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करता है। अच्छा सर, कमर्शियल बैंक का क्या एक्चुअली हमारे आसपास कौन से बैंक कमर्शियल बैंक कहलाएंगे? तो भाई साहब जितने भी बैंक है ना आपके आसपास, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, सबके सब कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, आप आईसीआईसीआई की बात कर लें, आप एचडीएफसी की बात कर लें, आप यूनियन बैंक की बात कर लें, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक महिंद्रा है, जितने भी बैंक्स आपके आसपास हैं जिनके साथ भी आप डील करते हैं, वो सब कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ वो बैंक्स प्राइवेट बैंक्स हो या गवर्नमेंट बैंक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट बैंक भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, अब एक सवाल आता है जहन में कि कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, उसके फंक्शंस बता दें आप। देखिए मेन फंक्शन तो आपको मैंने ऊपर बता ही दिए हैं, है ना। क्या करता है वो? सर ये डिपॉजिट लेगा और लोन प्रोवाइड कराएगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो एक बैंक करता है। खैर, सारी एक्टिविटीज जो भी एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है ना, उसको हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी बनाई उन एक्टिविटीज की, उन फंक्शंस की जो किसी भी कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस हैं, जिसके बगैर किसी भी कमर्शियल बैंक को बैंक नहीं कहा जा सकता। और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बैंक परफॉर्म कर तो सकती है, लेकिन अगर नहीं भी करेगी तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। उन एक्टिविटीज या उन फंक्शन को परफॉर्म ना करने के बावजूद भी बैंक को बैंक ही कहा जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब बेसिकली कमर्शियल बैंक जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है ना, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कुछ मेन फंक्शंस हैं जिसके बगैर बैंक को बैंक नहीं कहा जा सकता, उसे हम कहते हैं जी प्राइमरी फंक्शंस। और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो अगर बैंक परफॉर्म करती है तो अच्छी बात है, नहीं भी करती तो भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बैंक की आइडेंटिटी पे सवाल खड़ा हो जाए। तो वो सारे फंक्शंस जो बैंक परफॉर्म कर सकती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। अब मेन फंक्शंस आपको बताया मैंने, किसी भी बैंक का मेन फंक्शन है लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। लोन किसको देना? लोन पब्लिक को देना। अब पब्लिक का मतलब पब्लिक एट लार्ज की बात कर रहा हूं मैं, जैसे उसमें फर्म भी आ सकती है, कंपनी भी आ सकती है, जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे मैं और आप, हम लोग आ सकते हैं। तो पॉइंट इज दैट के लोन प्रोवाइड कराया जाएगा पब्लिक को। जब मैं पब्लिक बोलता हूँ सब कोई कवर होता है इसमें। डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी सबसे। तो डिपॉजिट लेना और लोन प्रोवाइड कराना, ये दो मेन काम है किसी भी कमर्शियल बैंक का। बाकी जो काम है, जैसे आपने सुना होगा बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ना। आपने सुना होगा कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है आपका या कोई एक्सपेंसिव आइटम जैसे ज्वेलरी वगैरह है, तो आप ना बैंक में लॉकर लेके वहां पे अपने कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को वहां रखवा देते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह रखवा देते हैं। कई दफ़ा प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा दिए आपने, इंश्योरेंस के पेपर रखवा दिए, ताकि वहां पे सेफ रहें। तो लॉकर की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, सुना होगा आपने ओवरड्राफ्ट। फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है, ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके अलावा और भी काम है, जैसे एक और फंक्शन होता है इसका, ट्रेवलर चेक इशू करता है। ये मैं बताऊंगा क्या होता है ट्रेवलर्स चेक। ठीक है जी। देखिए एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर बैंकिंग में मैंने बताया कि दो तरह के बैंक्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। हमने पढ़ना शुरू किया अभी कमर्शियल बैंक के बारे में। इसमें बताया गया कि कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन और डिपॉजिट
एक्सेप्ट करता हो पब्लिक से, और ये सारे काम वो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से करता हो, ठीक है। और कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करती है। जितने भी आपके आसपास बैंक्स नजर आते हैं सब कमर्शियल बैंक्स ही हैं। काम क्या करती है, फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के, उसको हमने दूसरे में डिवाइड किया। एक प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड कराना आता है। सेकेंडरी में बाकी जो छोटे मोटे काम बैंक परफॉर्म करता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं शॉर्ट में BOE लिख रहा हूँ। फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करती है, ट्रैवलर चेक इशू करती है। सारे काम जो है बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इन सबको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, बैंक के बारे में आपने बताया डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है बैंक। तो बैंक ना डिपॉजिट भी 3 तरीके से एक्सेप्ट कर सकती है। पब्लिक से जो पैसा लेगी ना बैंक, 3 तरीके से लेगी, ठीक है सर। देखिए सबसे पहले एक और चीज मैं बता दूं, पब्लिक से जब पैसा आता है बैंक के पास, ठीक है, कोई भी ये जनरल पब्लिक है, इंडिविजुअल है कोई, ये बैंक गया और बैंक में इसने पैसे जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, बैंक इसको एक प्रॉमिस करती है कि भाई अगर आप हमारे पास पैसा रखवाएंगे तो हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। बाद में बैंक ये जो पैसा आया है बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में, ये पैसा आगे लेंड कर दिया जाता है दूसरे किसी बंदे को, फॉर्म को, कंपनी को, लोन के फॉर्म में दे दिया जाता है। और इसको लोन दे के बैंक कहती है भाई हम आपसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज चार्ज करेंगे। मान लीजिए इनसे कहा हम आपसे 8% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इनसे कहा था हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे आपके डिपॉजिट पे। तो लोन पे ही 8% चार्ज करने वाली है बैंक और 5% इसको देने वाली है। बैंक इसी तरीके से काम करती है। आप डिपॉजिट लेके जाओगे, बैंक उसको आगे लोन दे देगी और लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसमें से कुछ पैसा आपको देगी, कुछ खुद रखेगी। अब जैसे 8% पे लोन दिया जा रहा है, 5% आपको दे देगी डिपॉजिटर को, तो बैंक के पास कितना बचेगा, 3%। ये क्या कहलाएगा, ये बैंक का मुनाफा है, बैंक का प्रॉफिट है, जिसके लिए बैंक काम कर रही है। इसको बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में स्प्रेड कहते हैं। दिस इज स्प्रेड, करेक्ट। तलहा ने आंसर किया 3%, परफेक्ट। तो 8% पे लोन दिया, 5% डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना है, तो अल्टीमेटली 3% बैंक का स्प्रेड हो गया। ओके, तो डिपॉजिट की बात कर रहे थे हम। डिपॉजिट बैंक में आप कैसे कैसे करवा सकते हो। देखो पहला ऑप्शन ये होता है कि आप बैंक जाएं और बैंक में जाएंगे ना, तो जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो जो बैंकर है वो आपको 3 ऑप्शन देगा कि सर आप ना हमारे यहाँ 3 तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हमारे यहाँ फिक्स्ड अकाउंट खुलवा लें, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आपने पूछा सर क्या है उसकी स्पेशलिटी बताएं, तो उसने बताना शुरू किया कि सर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा कि आप जितना भी पेमेंट करेंगे, सपोज आपने 5 लाख रुपए जमा किए, तो इसका ना एक लॉक इन पीरियड होगा। सपोज 3 साल लॉक इन पीरियड है, 4 साल 5, अलग अलग होता है, आपको जितने टाइम के लिए रखना है। तो 3 साल आप उसके अंदर आपको पैसा रखना पड़ेगा। जो पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखवाया है वो 3 साल तक नहीं निकाल सकते। दिस इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड, या मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं इसको, लॉक इन पीरियड। बैंक आपको बता रहा है कि आप 5 लाख रुपए जमा करवाएंगे और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवाएंगे तो 3 साल के लिए ये लॉक इन हो जाएगा। 3 साल के अंदर अंदर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने कहा यार फिर फायदा क्या है, मतलब इसमें मेरे पास विड्रॉल फैसिलिटी कितनी होगी, मैं कितनी बार विड्रॉ करवा सकता हूँ। बैंक कहती है आप एक भी दफा विड्रॉ नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आपने विड्रॉ करवाया तो आपका एफडी जो है वो लैप्स हो जाएगा और आपको उसमें नुकसान होगा कुल मिला के। तो विड्रॉल इसमें होती नहीं है, विड्रॉल नहीं करवा सकते आप, मतलब बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती तो आप पैसा नहीं निकलवा सकते। ओके, तो कस्टमर पूछे तो इसमें फायदा क्या है। बैंक कहती है जी फायदा ये है कि इसमें आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे हम। जो इंटरेस्ट होगा ना इसमें आपको इस तरह के अकाउंट में मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है दूसरे अकाउंट की तुलना में, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, इसमें विड्रॉल निल होती है, विड्रॉल नहीं करवा सकते, इंटरेस्ट जो है इसमें मैक्सिमम मिलेगा, ये अच्छी चीज है। अच्छा जी, लेकिन कस्टमर ने कहा सर मेरा तो बिजनेस है और मेरा बिजनेस ऐसा है कि मेरे को ना रेगुलर बेसिस पे पैसा निकालना भी होता है और जमा भी करना होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे को पैसा निकालने की जरूरत है, विड्रॉल फैसिलिटी मेरे को चाहिए हर हाल में। बैंक ने कहा अच्छा इंटरेस्ट से कोई मतलब आपको। कस्टमर कहता है नहीं इंटरेस्ट से मतलब नहीं, मैं बस पैसा अपना सेफली रखना चाहता हूँ बैंक में और मैं चाहता हूँ मैं जब भी पैसा निकलवाना चाहूँ बैंक मेरे को इजीली विड्रॉल अलाउ कर दे।
ऐसा ना हो कि पैसा रोक ले कि भाई आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक पैसा निकलवा नहीं सकते, मुझे ऐसा अकाउंट नहीं खुलवाना। तो बैंक ने कहा देखिए जी आपका इंटरेस्ट तो आपका कंसर्न है नहीं, इंटरेस्ट की आपको बहुत ज्यादा चाहत नहीं है, और आप जो है आपको बेसिकली रेगुलर विड्रॉल चाहिए, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप हमारे यहाँ करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपने इसके बारे में पूछना शुरू किया, सर करंट अकाउंट क्या होता है? तो बैंक कहता है कि देखिए करंट अकाउंट ऐसा है कि आपने इसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड अमाउंट को आप एनी नंबर ऑफ टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल कितने बार कर सकते हो आप? एनी नंबर ऑफ टाइम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, कोई लिमिट नहीं है, यू कैन विड्रॉ एनी नंबर ऑफ टाइम। आपने पूछा सर वो लॉक इन वॉक इन का कोई चक्कर होता है, इसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड है कि इतने टाइम के बाद ही निकाल पाऊंगा? बैंक ने कहा नहीं, कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है इसमें, कोई आपको लॉक इन पीरियड नहीं दिया जाएगा, आपको जितनी बार निकालना है निकालो। फिर आपने कहा अच्छा सर वो इंटरेस्ट मिलेगा क्या? बैंक ने कहा अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपसे हम पैसा लेंगे, आपसे हम फी चार्ज करेंगे। फी चार्ज करेंगे किस चीज की? फी चार्ज करेंगे जी अकाउंट मेंटेन करने का। आपका अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, इसका पैसा उल्टा आपको हमें देना पड़ेगा, हम आपको कुछ नहीं देंगे। समझ रहे हैं बात? तो करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट एक इस तरह का अकाउंट है जिसमें विड्रॉल तो एनी नंबर ऑफ टाइम अलाउड है, लॉक इन पीरियड कोई है नहीं, इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलेगा, उल्टा बैंक कस्टमर से अकाउंट मेंटेनेंस फी चार्ज करती है। समझ आ रही है बात? अब यहां पे सवाल उठता है कि सर ये वाला अकाउंट खुलवाएगा कौन? फिक्स अकाउंट कौन खुलवाएगा? करंट अकाउंट कौन खुलवाएगा? देखो फिक्स अकाउंट तो वो खुलवाएगा जी जिसके पास पैसा है, और एक तरीके से समझ लो कि एक्स्ट्रा पैसा है, उसको पता है, उसको क्लियर है कस्टमर को कि मुझे 1 2 3 साल 4 साल 5 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पैसा है 5 लाख रुपए, इसको मैं रखवा देता हूं बैंक में और इसको मैं सीधा 5 साल बाद निकालूंगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को उस पर जुड़ जुड़ा के मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा है पैसा, वो एफडी करवा देता है, ठीक है, फ्यूचर नीड्स को देखते हुए। लेकिन जिसको बहुत फ्रीक्वेंट विड्रॉल की जरूरत है वो खुलवाता है करंट अकाउंट। यूजुअली जो बिजनेसमैन होता है ना, जैसे अमान ने लिखा है करंट अकाउंट मोस्टली ओपन्ड बाय बिजनेसमैन, करेक्ट अमान, जो करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन खुलवाते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचो बिजनेसमैन ही तो है जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली विड्रॉल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो उसको एफडी करवाना चाहता है उसको तो विड्रॉल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है उसको विड्रॉल की जरूरत पड़ेगी वो तो रेगुलर बेसिस पे। तो ये करंट अकाउंट आर जनरली ओपन बाय द बिजनेसमैन। क्लियर अपॉइंट? अब सवाल उठता है कि सर बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करता, फी क्यों उल्टा चार्ज करता है कस्टमर से? तो देखिए बहुत लॉजिकल रीजन है इसका। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि बैंक कैसे काम करता है कि बैंक में आप डिपॉजिट करते हो और बैंक उस पैसे को आगे लोन दे देता है, लोन जिसको दिया जाता है उससे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट का कुछ पैसा जो है डिपॉजिटर को देता है, बाकी जो बच जाता है वो बैंक की अर्निंग होती है, और इसी प्रॉफिट के लिए, इसी 3% के लिए बैंक काम कर रहा है। लेकिन मान लो आपने करंट अकाउंट खुलवाया, ये हमारा कस्टमर है, ये बैंक में गया, बैंक में जाके क्या कहता है कि सर ये है मेरा 5 लाख रुपया, रख लो आप। बैंक ने कहा जी ठीक है, कौन सा अकाउंट में डालें? आपने कहा जी करंट अकाउंट खोल दो, करंट अकाउंट में डालो उस पैसे को। करंट अकाउंट खुल गया। अब करंट अकाउंट खोलते ही अब आप पता है बैंक से इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं ये पैसा कभी भी निकलवा सकता हूँ। करंट अकाउंट खोलने का ये मतलब है। इसका मतलब बैंक ना आपके इस पैसे को आगे लेंड नहीं कर पाएगा, आगे लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बैंक को क्लियर नहीं है कि आप कब पैसा मांगने आ जाएंगे। तो ये पैसा बैंक क्या करता है, इसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने पास संभाल के रखता है, ठीक है, इसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने में मेहनत और मशक्कत करता है। कहने का मतलब आपका अकाउंट मेंटेन करता है, आपको जब पैसा ले जाना होता है लेके जाते हैं, आपको जब पैसा जमा करना होता है बैंक जमा करता है। तो बैंक क्या कहता है जी आपके डिपॉजिट पे हम इंटरेस्ट तो कमा नहीं पा रहे लोन दे के, उल्टा हम आपके पैसे को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, इसके लिए तो भाई हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे, फी चार्ज करेंगे, और हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि हम आपके डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट कमा ही नहीं रहे, उल्टा हम आपके पैसे पे मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। समझ आ गई बात? देखिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अगर आपने 3 साल का खुलवाया सपोज, और जब आपने खुलवाया था और जब आपने पैसे रखे थे तो आपको ये क्लियर था एकदम कि भाई मेरे को 3 साल तक ना पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन कोई अनफॉर्चुनेटली कोई कंटिजेंसी अराइज हो गई, कुछ अर्जेंसी अराइज हो गई और आपको पैसा चाहिए, तो क्या करेंगे आप जो है एफडी में से पैसा निकालना चाहेंगे, बैंक जाएंगे,
कि जी एफडी करवाई थी मैंने और वो पैसा मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बैंक मना कर देगा, बैंक आपको विड्रॉल अलाउ करेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको जो एफडी की जो फैसिलिटीज थी ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसे कहते हैं एफडी तोड़ना, जिसे कहते हैं एफडी लैप्स होना है। आपकी एफडी ना लैप्स हो जाएगी, बीच में तोड़ दिया जाएगा। आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो बेनिफिट मिलने वाले थे शायद अब उतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है, कम मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपने एफडी कब तोड़वाई। जैसे आपने 3 साल के लिए एफडी करवाया, अब जाके 1 ही महीने में एफडी तोड़वा ली तो आपको बेनिफिट बहुत कम मिलेंगे। आप 3 साल कंप्लीट होने वाले थे उस टाइम जाके तोड़वाते हैं तो बेनिफिट कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। चले आगे चल रहे हैं। अब आता है, आप गए बैंक, आपने कहा सर एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक अकाउंट खुल जाए जिसमें मुझे विड्रॉल फैसिलिटी भी हो और मुझे इंटरेस्ट भी मिले, लॉक इन पीरियड भी ना हो। समझ रहे हैं बात? मतलब आपको पता है कि मैं 3 साल के लिए पैसा नहीं रखवा सकता, 5 साल के लिए नहीं रखवा सकता, क्योंकि आपको कुछ क्लियर नहीं है कि कब मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो आप पैसे रखवाना चाहते हैं बैंक में, लेकिन आप चाहते हैं बैंक ना उस पैसे के लिए कोई लॉक इन पीरियड सजेस्ट ना करे, आप कभी भी निकलवा सकें। तो बैंक कहता है ठीक है जी, हमारे पास एक और ऑप्शन है आपके लिए, आप ना हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लो। आपने कहा जी ये क्या होता है? सेविंग अकाउंट क्या है? बैंक कहता है इसमें जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो आप विड्रॉ करवा पाएंगे जब आप चाहें, विड्रॉल फैसिलिटी आपको अलाउ होगी। ओके, लॉक इन पीरियड आप मुझे सर कोई लॉक इन पीरियड होगा क्या? बैंक कहता है नहीं कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं कि एक मैच्योरिटी टाइम होगा उसके बाद ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब मन करे आप निकलवा लें। अच्छा, आपने पूछा सर वो अकाउंट मेंटेनेंस फी वगैरह कुछ लगती है क्या? बैंक ने कहा नहीं जी, इस पे कोई अकाउंट मेंटेनेंस फी भी नहीं पे करनी पड़ेगी आपको, बल्कि हम आपको इस केस में इंटरेस्ट पे करेंगे। तो आप ना इसके अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर एक चीज देख सकते हैं कि इसके अंदर ना दोनों फीचर्स नजर आएंगे आपको। इसके अंदर एफडी वाले भी कुछ फीचर्स हैं और करंट अकाउंट के भी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। एफडी वाला क्या फीचर है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। करंट अकाउंट का क्या फीचर है कि आप विड्रॉ करवा सकते हैं पैसा। तो इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट एंड करंट अकाउंट का हाइब्रिड फॉर्म है सेविंग अकाउंट। और जनरली ये कौन खुलवाता है? ये कोई भी जनरल बंदा जो है, जैसे हम जैसे लोग जो हैं, जिनका बिजनेस नहीं है, जो हाउस होल्ड वाले हैं ना, वो सब खुलवाते हैं ये अकाउंट। जिनको कोई बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, अपना एक सर्टेन अमाउंट सेव करना चाहते हैं, वो कभी जरूरत के हिसाब से विड्रॉ करना चाहते हैं। क्या लिखा है कमर्शियल बैंक में? सबसे पहले लिखा है एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, प्रोवाइड्स लोन एंड मेक इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आर नोन एज कमर्शियल बैंक। मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हो, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है प्रॉफिट के उद्देश्य से, उस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम कमर्शियल बैंक कहेंगे। अब हमारे देश में कितने कमर्शियल बैंक है सर? बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, न्यूमरस नंबर ऑफ बैंक्स। देयर आर नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स इन दी कंट्री विच डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक, ठीक है। एंड आगे लिखा है ऑल दी कमर्शियल बैंक्स आर जनरली गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, हर एक सेक्टर को गवर्न करने के लिए ना एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया जी सर? उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरह अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रेगुलेशन के लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन सेटअप करी जाती है जो उसको गवर्न करेगी, रेगुलेट करेगी। तो जो कमर्शियल बैंक है, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहूंगा मैं, कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट, उसके फंक्शंस को रेगुलेट और गवर्न करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करी गई जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली एक बैंक ही है, लेकिन पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज है पब्लिक को इंपैक्ट करेगी, पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के। तो फंक्शंस हम डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन पे ही अभी हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। डिपॉजिट में ये बताया कि हम डिपॉजिट ले सकते हैं करंट डिपॉजिट के नाम से, फिक्स डिपॉजिट के नाम से, या सेविंग डिपॉजिट के नाम। तो ये सब क्लियर है। करंट डिपॉजिट में देखो, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको किस में मिलेगा? एफडी में मिलेगा। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विड्रॉल किस में अलाउड होगी? करंट अकाउंट में अलाउड होगी। सेविंग डिपॉजिट में क्या होगा सर? आपको नॉमिनल इंटरेस्ट मिलेगा और विड्रॉल अलाउड होगी। लेकिन याद रखो, सेविंग अकाउंट में ना विड्रॉल अनलिमिटेड नहीं होती, वरना करंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? वरना लोग करंट अकाउंट छोड़ के सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, वो कहेंगे भाई करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा,
सेविंग अकाउंट में तो बैंक कह रही है कि हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे और आपको विड्रॉल भी अलाउ करेंगे, तो सारे बिजनेसमैन ना सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आ जाते हैं। तो बैंक ने यहाँ पे कंडीशन ये रखी है कि हम सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देंगे, विड्रॉल भी अलाउ करेंगे, लेकिन हम आपका पैसा इस्तेमाल कर पाएंगे तभी तो इंटरेस्ट देंगे ना। तो आप अगर बहुत फ्रीक्वेंटली विड्रॉल करते रहोगे तो हम आपका पैसा यूज ही नहीं कर पाएंगे, आगे लोन नहीं दे पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या कहती है, कमर्शियल बैंक कहती है कि सेविंग डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नॉमिनल इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन विड्रॉल जो अलाउड होगी ना, विड्रॉल अलाउड तो है लेकिन विड्रॉल पे लिमिट होगी। ऐसा नहीं कि आप यू कैन विड्रॉ एनी नंबर ऑफ टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड में आप एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम ही विड्रॉल कर पाएंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आपके विड्रॉल को डिस्करेज करने के लिए बेसिकली बैंक क्या करती है, यहाँ पे एक चार्ज लगा देती है आपके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा, आप एटीएम वगैरह से पैसा विड्रॉ करते हैं अगर, तो अगर आप 2-3 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करते हैं तो आपको ना एक पर्टिकुलर चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्यों कर रही है बैंक, आपको डिस्करेज करने के लिए कर रही है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली विड्रॉल ना करें। क्यों ना करें, ताकि बैंक आपका पैसा इस्तेमाल करे, इन्वेस्ट करे, लोन दे, सो दैट आपको बदले में जो भी 1-2% का इंटरेस्ट पे करेगी बैंक, वो कर पाए, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहाँ पे विड्रॉल अलाउड होती है लेकिन कम होती है कंपैरेटिवली करंट अकाउंट के। चलिए डिपॉजिट की बात कर ली, दूसरे फंक्शंस पे आते हैं। एक इसके बाद प्राइमरी फंक्शन में एक और रह गया आपका लोन। देखिए जिस तरीके से बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से 3 तरीके से, वैसे ही कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक को लोन भी प्रोवाइड करा सकती है, और लोन भी 3 तरीके से प्रोवाइड करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो कैश क्रेडिट, एक होता है डिमांड लोन और एक होता है शॉर्ट टर्म लोन। जैसे डिपॉजिट 3 तरीके से एक्सेप्ट करती है कमर्शियल बैंक, वैसे लोन भी 3 तरीके से दिया जाता है, एक होता है कैश क्रेडिट, फिर डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट क्या होता है, जब बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराए और लोन आपको आपके करंट एसेट के अगेंस्ट देता है। देखिए आपको पता ही है, लोन लेने के लिए ना आपको बैंक में करंट एसेट रखवाने पड़ते हैं, सॉरी एसेट रखवाना पड़ता है, कोई भी चीज आपको देनी पड़ेगी एज अ सिक्योरिटी, फिर उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा। हालांकि अब तो क्रेडिट कार्ड वगैरह वाला सिस्टम आ गया, तो क्रेडिट कार्ड में बगैर सिक्योरिटी के भी आपको एक सर्टेन अमाउंट सेंक्शन कर दिया जाता है कि आप एज अ लोन वो मिल जाएगा आपको और उस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्या है कि बैंक ना आपको लोन देगी और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी लेगी। तो जब आपके करंट एसेट के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाता है, करंट एसेट में क्या आता है, जैसे इन्वेंट्री है, कोई आपके दुकान में रखा हुआ माल, इन्वेंट्री, या किसी कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज कहते हैं इसको, या कोई और करंट एसेट है, इसके बेसिस पे जब आपको लोन दिया जाएगा ना, वो कैश क्रेडिट कहलाएगा। जब बैंक में आप कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपकी करंट एसेट की वैल्यूएशन करेगा, जो भी करंट एसेट आप जिसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं, और करंट एसेट की वैल्यूएशन करने के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन किया जाएगा। जो भी लोन सैंक्शन किया गया है वो आपके नाम से एक अकाउंट बनाएगी बैंक, और आपके अकाउंट में उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, लोन के नाम से, कि इतना लोन जो है हम आपको सैंक्शन कर रहे हैं। जो भी लोन सैंक्शन किया गया है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, या आपके अकाउंट में वो क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ करी गई है, वो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। सारा का सारा विड्रॉ करना चाहो सारा कर लो, या मान लीजिए आपने करंट एसेट के अगेंस्ट 5 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन आपको 5 लाख में से सिर्फ 4 लाख की जरूरत पड़ी, ठीक है, आपने 4 लाख ही निकलवाए अकाउंट से और उसको इस्तेमाल किया। अच्छी चीज यह है कैश क्रेडिट की कि अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 5 लाख के 5 लाख आपने यूज कर लिए, तो आपको इंटरेस्ट तो सारे अमाउंट पे पे करना है जितना आपने यूज किया, एंटायर अमाउंट। 5 लाख यूज किया तो 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सैंक्शन अमाउंट से कम पैसा इस्तेमाल किया, 5 लाख का लोन अलाउ किया गया था लेकिन आपने 3 लाख का ही इसमें इस्तेमाल किया, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट कितने पे करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए के लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो अच्छी चीज ये है कि अकाउंट बना के उसमें आपको क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करवा दी जाती है, उसमें से जितना आप निकलवाएंगे सिर्फ उतने पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन द अमाउंट विच इज एक्चुअली यूज्ड बाय द अकाउंट होल्डर। अच्छा आगे चलते हैं। फिर एक होता है डिमांड लोन। अब डिमांड लोन क्या है, देखिए डिमांड लोन थोड़ा सा अटपटा सा है। यहां पे बैंक कहती है जी हम आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन जो लोन दिया जा रहा है ना आपको, वो उसका एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे कैश क्रेडिट जब बैंक देगी ना आपको, तो इसका एक टाइम होगा। जैसे आपको साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए लोन दिया गया सपोज,
तो मान लीजिए 1 साल का है तो उसमें टाइम पीरियड है कि भाई आपको 1 साल बाद लौटाना है ये। डिमांड लोन में ऐसा नहीं होता। डिमांड लोन में लोन दिया जाएगा, सिक्योरिटी ली जाएगी उसके बदले, ऑब्वियसली हर लोन में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो लोन दिया गया है ना, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम बैंक नहीं बोलता कि भाई आपको इतने टाइम के लिए लोन दिया जा रहा है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए दिया जा रहा है और 6 महीने बाद आपको इस डेट पे चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता इसके अंदर। बैंक ये लोन देती है और आपसे कभी भी ये पैसा डिमांड किया जा सकता है। इस लोन का कैरेक्टर ही यही है, नेचर ही यही है कि बैंक इसको कभी भी रिकॉल कर सकती है। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। इट कैन बी रिकॉल्ड बाय द बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बात समझ आ रही है? किसी भी टाइम पे बैंक आपसे ये पैसा मांग सकती है। तो इसका नाम ही क्या रख दिया? डिमांड लोन। अब ये अटपटा क्यों लग रहा है? क्योंकि सर ये अजीब सा लगता है कि बैंक ने लोन दिया और बैंक कभी भी हमसे मांग लेगी। भाई आप जब डिपॉजिट कर रहे थे करंट अकाउंट में, तो आपने डिपॉजिट करते वक्त भी तो आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है कि आप कभी भी पैसा हमसे विड्रॉ करवा लें। सिमिलरली यहाँ पे बैंक लोन दे रही है, लोन के टाइम पे पहले ही कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि ये जो लोन है ना, ये हम आपसे कभी भी डिमांड कर लेंगे, कभी भी रिकॉल करवा लेंगे। तो इसमें आपकी रजामंदी से हो रहा है सब कुछ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब एक अच्छी चीज ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप लोन लेके आए घर पे और कल को, आज रात में लेके, आज शाम को लेके आए और कल सुबह सुबह कॉल आ गई जी आप बैंक को पैसा वापस कर दें। ऐसा नहीं होता। डिमांड लोन मतलब ओवरनाइट आपसे नहीं मांग लिया जाता। डिमांड लोन का एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन क्या होता है कि पैसा 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद ही मांगेगी बैंक, अगर मांगेगी तो। और उसमें भी ना एक टाइम दिया जाएगा आपको, जब मांगेंगे तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन जो है बैंक अपनी तरफ से अलाउ करेगा कि आप 1 हफ्ते के बाद पेमेंट करवा दें। बस डिमांड लोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले से इसका कोई मैच्योरिटी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, क्रेडिट पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। दिस इज इट। ठीक है सर। इसमें भी ना आपका अकाउंट बना के आपके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। अब वो पैसा आप यूज करें या ना करें, सारा यूज करें थोड़ा यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी डिमांड लोन पे इंटरेस्ट आपके ऊपर इंपोज किया गया ना, वो सारा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ के आपने पैसा यूज किया नहीं किया, आधा किया पूरा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात? अच्छा सर, आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, ये क्या है सर? ऑब्वियसली लोन मिल रहा है यहाँ पे और ये भी अगेन सिक्योरिटी है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब अमूमन 1 साल से कम के लिए अगर कोई लोन दिया जाता है ना, उसे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन बाकी लोन की तरह ही है, जैसे सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही आपको मिलेगा, इंटरेस्ट पेबल होगा। अब इसमें क्या चीज है, इसमें भी सेम है कि जो भी अमाउंट आपको दिया जाएगा, जो भी अमाउंट आपको सैंक्शन किया जाएगा, वो आपने यूज किया नहीं किया, थोड़ा किया पूरा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिर्फ कैश क्रेडिट में ये फैसिलिटी अलाउड है कि आपको जितना अमाउंट दिया गया है ना, उसका आप जितना हिस्सा यूज करेंगे सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट पेबल होगा। बाकी दोनों तरह के अकाउंट लोन में आपको एंटायर अमाउंट ऑफ लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्रेडिट पे आ जाते हैं। लिखा है कैश क्रेडिट में, इट रिफर्स टू अ लोन विच इज ग्रांटेड टू द बोरोअर अगेंस्ट द करंट एसेट सच एज शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर। Under cash credit, certain amount of loan is sanctioned to the borrower's account depending upon the value of his current assets. Current asset हो गया, current account नहीं होगा, this is current asset. And same is later credited to his account. आगे लिखा है borrower can withdraw any amount from his account subject to the maximum amount of credit permitted, and he shall be liable to pay interest on that amount which he actually withdraw from the account. तो इसमें ये हो गया कि जो भी अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा ना, इंटरेस्ट सिर्फ उस पे ही देना है जो वो एक्चुअली यूज करेगा। आगे है डिमांड लोन। लिखा है डिमांड लोन रिफर्स टू अ लोन which can be asked for repayment by the customer at any time. In this type of loan, bank notify the customer and may ask him to pay the amount of loan within a specified time period. तो मैं क्या बोल रहा था कि इसमें जो डिमांड लोन होता है ना, इसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाई करती है बैंक, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। पहले टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता, जब उसको रिकॉल करना होगा, रिकॉल का एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि हफ्ता दिन 15 दिन के बाद आपको पेमेंट करनी है। आगे लिखा है अंडर डिमांड लोन एंटायर अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ बोरोअर एंड इंटरेस्ट शैल बी applicable on the entire sum of money irrespective of the fact that how much is actually withdrawn by the customer. उसने पैसा कितना निकाला नहीं निकाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सब पे इंटरेस्ट पे करना है। फिर शॉर्ट टर्म लोन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है दीज आर दी पर्सनल लोन प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी। सारे जितने भी लोन है सब कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही मिलते हैं भाई साहब। आगे लिखा है इन दिस टाइप ऑफ लोन ऑल्सो अमाउंट इज credited होगा, ये credited in the account of the borrower and he can withdraw amount depending on his need. Interest shall be payable on the entire amount of loan। सब पे उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत होगी। ठीक है, ये सब था प्राइमरी फंक्शन। अब 10 मिनट में हम ये जो सेकेंडरी फंक्शन है इसके छोटे छोटे से फंक्शन हैं ये कर लेते हैं, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे। देखिए सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करता है। देखिए करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब यह है कि जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है कई दफा आपको उससे ज्यादा पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है, खास करके करंट अकाउंट में। जैसे मेरे अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए है और मेरे को किसी को पेमेंट करनी है 70,000 रुपए की, तो इस सिचुएशन में अगर यूजली क्या है, अगर मेरे अकाउंट में 50,000 है, मैं 70,000 की पेमेंट करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता। सेविंग अकाउंट वाले तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करते हैं करंट अकाउंट में। अगर मेरे पास करंट अकाउंट है, बैंक ना एक ओवरड्राफ्ट लिमिट मेरे लिए फिक्स करेगी कि आपकी ना ओवरड्राफ्ट लिमिट है सपोज 1 लाख रुपए, मतलब आप 1 लाख रुपए ज्यादा निकलवा सकते हैं। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है आप उससे ज्यादा निकलवाना चाहते हैं, निकलवा सकते हैं। कितना? 1 लाख तक। जैसे 50,000 रुपए है मेरे अकाउंट में और मैंने 1,20,000 रुपए का किसी को पेमेंट करनी है, और बैंक जो है मुझे 1,20,000 रुपए की पेमेंट अलाउ कर देगा उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है? 1 लाख। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे 50,000 रुपए है मेरे अकाउंट में, प्लस मेरे को बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है 1 लाख की, तो अल्टीमेटली एट ए टाइम अगर मैं पैसा विड्रॉ करना चाहूं तो कितना निकलवा सकता हूं? 1,50,000। अब इसमें जो 1 लाख है ये क्या है? ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये क्या है? ये सर ये आपका डिपॉजिट है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक अपने करंट अकाउंट कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देता है कि उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और हर कस्टमर के लिए ना एक लिमिट फिक्स करी जाती है ओवरड्राफ्ट की। आपको बैंक में स्पेशली अप्लाई करना पड़ेगा, करंट अकाउंट अगर आप होल्डर हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, और आपका स्टेटस वगैरह वेरीफाई और इवैल्यूएट करने के बाद ना बैंक आपके लिए एक ओवरड्राफ्ट लिमिट फिक्स करेगी, और जो भी ओवरड्राफ्ट लिमिट फिक्स करेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट से उतना ज्यादा पैसा निकलवा सकते हैं। अब ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है ना, ऑब्वियसली बैंक आपको ज्यादा पैसा विड्रॉ करने की अथॉरिटी दे रहा है। इट एक्ट एज अ लोन बेसिकली। बैंक ना आपको एक तरीके से लोन दे रहा है, और ये जो लोन है ना शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म लोन की तरह है। बैंक यहाँ पे आपसे ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करेगी। भाई साहब आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दे रही, इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आप उसके सगे लगे हैं, आपको दे रही है क्योंकि आप कस्टमर हैं, प्रिविलेज कस्टमर हैं, आप वहां अकाउंट मेंटेन करते हैं, आपका बिजनेस है। ये सब समझते हुए आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रही है। नाम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, लेकिन बेसिकली इट एक्ट एज अ लोन फॉर द कस्टमर। कस्टमर उतना एक्स्ट्रा पैसा निकलवा सकता है और बैंक को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन वो ओवरड्राफ्ट कितने दिन तक यूज करता है। 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा तो 1 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने बाद पे करेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? और मैंने एक और चीज कही यहाँ पे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना हर कस्टमर के लिए अलग अलग होती है। कस्टमर का जो अकाउंट वो मेंटेन करता है बैंक में, उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वेरी करती है। एक और फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन में, जैसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई प्रॉमिसरी नोट है, और यूजुअली क्या होता है कि प्रॉमिसरी नोट मान लो 1 महीने बाद का है, किसी ने ड्रॉ करके दिया, तो आप वो प्रॉमिसरी नोट उस बंदे के पास लेके जाएंगे और 1 महीने के बाद वो आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको 1 महीने पहले, 1 महीना कंप्लीट होने से पहले जरूरत पड़ गई, 10 दिन बाद ही जरूरत पड़ गई, तो आप वो प्रॉमिसरी नोट बैंक के पास लेके जा सकते हैं। मान लो 10,000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट है, तो बैंक में आप लेके जाएंगे प्रॉमिसरी नोट, बैंक वो कस्टमर वो एक्सेप्ट करेगा, वो परचेज कर लेगा आपसे बेसिकली। लेकिन 10,000 रुपए का जो प्रॉमिसरी नोट है वो 10,000 में नहीं लेगा, वो मान लो 9,500 में लेता है। बाकी जो 500 है उसने सपोज काट लिया, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। आपको 9,500 मिल जाएगा, बैंक 10,000 रुपए का आपसे प्रॉमिसरी नोट ले लेगा। जब मैच्योर हो जाएगा वो प्रॉमिसरी नोट, जाके उस बंदे को दे देगा जिसने वो प्रॉमिसरी नोट बनाया था, उससे 10,000 रुपए कलेक्ट कर लेगा। तो बैंक ने 10,000 रुपए रिसीव कर लिए, आपको दिए थे 9,500, तो बीच में 500 रुपए जो बैंक के पास बच गए वो बैंक का मुनाफा है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब आपके बिहाफ पे बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर देता है। जैसे बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, किसी की सैलरी पे करनी है,
ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी, EMI पे करनी है, तो ये सारे फंक्शंस भी बैंक कस्टमर के बिहाफ पे परफॉर्म करता है। इसे जनरल यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। सिर्फ पेमेंट ही नहीं करता, रिसीव भी करता है बहुत सारी चीजें। जैसे आपकी सैलरी रिसीव कर लेता है, आपका इंटरेस्ट आना है कहीं से तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, डिविडेंड रिसीव करेगा, बहुत सारी चीजें कस्टमर के बिहाफ पे रिसीव करता है और बहुत सारी पेमेंट कस्टमर के बिहाफ पे कर देता है। इसके अलावा बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको लॉकर क्या होता है। फिर एक और होता है जी, ये अब नहीं चलता है, किसी जमाने में था लेकिन है, क्योंकि एक फंक्शन होता है, ये तो मैं बता देता हूँ। एक होता है ट्रेवलर्स चेक। देखिए अब तो फोन पे और पेटीएम वगैरह आ गए तो एकदम डिजिटल हो गया है सब कुछ। पेमेंट वगैरह आप डिजिटली मतलब फोन के इस्तेमाल से, कार्ड के इस्तेमाल से कर सकते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब ना कार्ड और ये मतलब इंटरनेट इतना यूज़ में नहीं था और लोग फ़ोन पे और एटीएम का यूज़ नहीं करते थे, तो उस टाइम हमें कैश कैरी करना पड़ता था। जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो हमें कैश ठीक ठाक अमाउंट जो है कैरी करना पड़ता था, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड कि हमें किस तरह की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से पैसा कैरी करना पड़ता था। और अगर बाई चांस पैसे खो गए या पैसे चोरी हो गए तो हमें ना दिक्कत हो जाती थी। तो उसके लिए बैंक में ना एक सिस्टम चलता था, एक फैसिलिटी चलती थी ट्रैवलर चेक की। क्या आपके पास जो पैसा है, जैसे 40-50 हज़ार रुपए हैं जो आप लेके जाना चाहते हैं लेकिन आप घबरा रहे हैं, तो 40-50 हज़ार रुपए आप बैंक में लेके जाएं और उसके अगेंस्ट चेक ले लें। ट्रैवलर चेक कहते हैं उसको। ट्रैवलर चेक बना के दे देगी बैंक आपको। आपको क्या करना है, वो ट्रैवलर चेक लेके कैरी करें आप, ठीक है। और अगर मान लो ट्रैवलर चेक खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपका कैश तब भी सेव है बैंक में। समझ आ रही बात? आप जब जब चेक इशू करेंगे ना, किसी को ट्रैवलर चेक जब इशू करेंगे तभी आपका पेमेंट डिडक्ट होगा, अदरवाइज आपका पेमेंट जो है वो सेफ है बैंक के पास। अगर चेक चोरी भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रैवलर चेक इज अ काइंड ऑफ चेक बेसिकली, जो आप किसी से भी कुछ भी परचेज करते वक्त उसके थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली चेक जो है, चेक के थ्रू हर जगह पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती ना, हर जगह आप ट्रैवलर चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये फैसिलिटी तकरीबन खत्म ही कर दी गई। बैंकों में अब ये नहीं होता। अब अब शायद ही कोई बैंक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता हो। एक जमाने में थी, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस है बैंक के, जिसमें 4-5 फंक्शंस मैंने बताया: ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सचेंज, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, लॉकर फैसिलिटी और ट्रैवलर चेक। तो आज की क्लास में हम कर रहे थे बैंकिंग। आज की क्लास में जो कुछ बताया है वो बेसिक है बैंकिंग का। अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग का डिस्कस करने वाले हैं हम, मनी क्रिएशन, या उसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। अब ये जो हिस्सा मैं बता रहा था ना, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, चांसेस कम है कि यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि है सिलेबस का हिस्सा होता है ये, तो मैंने पढ़ा दिया। इसमें ये सेकेंडरी फंक्शंस वगैरह तो नहीं आएगा, लोन वाला पार्ट भी नहीं आएगा, लेकिन डिपॉजिट पे सवाल आते हैं। तो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि है आपके सिलेबस में इसलिए बताया मैंने। लेकिन अगली जो क्लास है ना, जिसमें हम क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन ये सब पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली इस पे सिर्फ और सिर्फ मनी क्रिएशन पे ही कई दफा 6 नंबर का सवाल आया है, तो आप उसकी अहमियत समझ सकते हो। पूरे चैप्टर का वेटेज 6 नंबर का है। अब एक ही सवाल आपसे अगर 6 नंबर का पूछ ले तो आप उसकी अहमियत समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक रखें आप लोग अपना ख्याल। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।